नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। ज्ञानवापी के बाद अब मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्म स्थान का सर्वे होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कमीशन की अर्जी स्वीकार, 18 को तय होगी तारीख, रूपरेखा इसकी। और कोर्ट ने कहा है कि स्टेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि कोर्ट किस अर्जी की पहले करे सुनवाई। हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट पहुंची शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी, आज होगी उसमें सुनवाई। और मंदिर पक्ष ने कहा कमीशन से मिलेंगे साक्ष्य। और आप देखते हैं कि मस्जिद के स्तंभ पर हिंदू धार्मिक प्रतीत होने का दावा भी किया जा रहा है। और यह कोर्ट कमीशन में न्यायालय की ओर से नियुक्त अधिवक्ता विवादित भूमि वादी और प्रतिवादी की मौजूदगी में अवलोकन करते हैं, कितनी भूमि में क्या बना है इसे देखते हैं और इसकी रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल करते हैं। कोर्ट आवश्यक निर्देश के साथ स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट पेश करने का आदेश देकर कोर्ट कमिश्नर भेजता है और इसकी रिपोर्ट साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होती है और कोर्ट रिपोर्ट से असंतुष्ट होने पर आगे जांच करा सकता है। कमिश्नर के पास सिविल प्रक्रिया संहिता के भी सारे अधिकार हैं जो निरीक्षण कार्यवाही के लिए जरूरी होते हैं। एक बात आपको बता दूं, देखिए आप देखते हैं ऐसा कहा जाता है कि 3000 से ज्यादा स्थल हैं भारत में जहां हिंदू और मुस्लिमों के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। आप समझ रहे हैं? पहले आप देखते हैं राम मंदिर का मामला देख लीजिए, बाबरी मस्जिद का मामला दोनों, फिर आप देखिए ज्ञानवापी की बात हो ही रही है और कई जगह इस तरह के मामले देखने को मिलेंगे। और जो आप देखिए बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मामला था ना, इसने आप देखिए दो समुदाय के बीच, दो धर्म के बीच काफी खाई पैदा कर दी थी। बहुत सारी जगह दंगे हुए, फसाद हुए और यहां तक आप देखते हैं कि बाबरी मस्जिद गिराई गई, उसके बाद हमारे देश में आतंकी हमले भी हुए। तो आप देखिए इसी ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए आप देखते हैं कि एक कानून लाया गया था 1991 में, जिसे आप लोग पूजा स्थल कानून कहते हैं। क्या कहते हैं? पूजा स्थल कानून करते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहते हैं। और इस कानून में कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ भी हुआ हो, चाहे वो मंदिर तोड़े गए हो, मस्जिदें तोड़ी गई हो, उन सबको भूलना होगा सभी को। और 15 अगस्त 1947 की तारीख तय कर दी गई थी जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी। और इस दिन जहां मंदिर है वहां हमेशा मंदिर रहेगा, जहां मस्जिद है वहां हमेशा मस्जिद रहेगी। किसी भी धार्मिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। राम मंदिर के मामले को अलग रखा गया था, इसलिए आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और भव्य राम मंदिर बन रहा है। लेकिन अब आप सभी जानते हैं कि उस कानून को ही चुनौती दी जाने लगी है और सब मामले में आप देखते हैं कि इस तरह की बातें हो रही हैं। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। ये विवाद कब शुरू हुआ था? वैसे आप लोगों को एक क्लास मैंने ली हुई थी, सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई उससे मैं पढ़ी हुई है। तो आप देखेंगे कि श्री कृष्ण जन्मभूमि केस पहले भी 9 बार दायर हो चुके हैं। बाद में हर बार हुई हिंदू पक्ष की जीत। बाद में कहा गया है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर तोड़कर शाही मस्जिद बनाई गई है और समझौता रद्द करने की मांग भी की गई है। और श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही मस्जिद ईदगाह का विवाद नया नहीं है। 1832 में पहली बार स्वामित्व को लेकर विवाद चला था। इसके बाद 1969 तक मुकदमे चलते रहे। मुकदमेबाजी इसके बाद खत्म हो गई, लेकिन वर्ष 2020 में फिर न्यायालय में पहला मुकदमा लखनऊ निवासी अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री ने दायर किया था। और पूर्व में चले मुकदमों में हर बार श्री कृष्ण जन्म स्थान प्रबंधन की ही जीता था। अब 1932 में दायर हुआ था पहला मामला, तो पहला मुकदमा 15 मार्च 1832 की बात कर रहा हूं। पहला मुकदमा 15 मार्च 1832 को अत्ता उल्लाह खातिब नाम के व्यक्ति ने कलेक्टर की कोर्ट में दायर। बाद में कहा कि 1815 में पटनीमल के नाम कटरा केशव देव की जमीन नीलाम की गई और उसे निरस्त किया जाए, मस्जिद की मरम्मत करने दी जाए। तब कलेक्टर ने नीलामी को जायज ठहराया था। दूसरा मुकदमा 1897 में अहमद शाह नामक व्यक्ति ने कटरा के देव चौकीदार गोपीनाथ के खिलाफ मथुरा थाने में मस्जिद की जमीन पर सड़क बनाने और रोकने पर मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फिर आप देखते हैं कि 12 फरवरी 1897 को मुकदमे को मूर्खतापूर्ण मानते हुए निरस्त कर दिया गया था। ये माना कि ईदगाह भी पटनीमल की संपत्ति है। और तीसरा मुकदमा 1920 में मुस्लिम पक्ष की ओर से काजी मोहम्मद अमीर ने कटरा केशव देव के
पश्चिम में स्थित गंगा जी के मंदिर पर हक जताया, विवाद निरस्त हो गया। चौथा मुकदमा आप देखेंगे 1928 में पटनीमल के वारिस राय कृष्ण दास ने मोहम्मद अब्दुल्ला खां पर मुकदमा किया और इसमें कहा गया कि मस्जिद के आसपास पड़े सामान का विपक्षी इस्तेमाल कर रहे हैं और न्यायालय ने कहा कि रामकृष्ण दास ही भूमि के स्वामी हैं, मुस्लिम वहां से कोई वस्तु प्राप्त नहीं करेंगे। पांचवा मुकदमा 1946 में मस्जिद पक्ष की ओर से बारी ताला ने पंडित गोविंद मालवीय और मदन मोहन मालवीय आदि पर मुकदमा किया। इसमें मालवीय आदि की को दी गई जमीन को अवैध बताया, लेकिन फैसला मालवीय आदि के पक्ष में आया। छठा मुकदमा आप देखते हैं कि 27 सितंबर 1955 को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने पंडित गोविंद मालवीय आदि का नाम कागजों में दर्ज कराने को म्यूनिसिपल बोर्ड का प्रार्थना पत्र दिया था और प्रतिवादी ने अपील की, लेकिन निरस्त हो गई। विपक्षी ने एडीजे की कोर्ट में वाद दायर किया, लेकिन फैसला ट्रस्ट के पक्ष में आया। सातवां मुकदमा 1960 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ ने शौकत अली आदि के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। इसमें सेवा संघ की ओर से अपनी जमीन से ना हटने का आरोप लगाया गया था। न्यायालय ने कहा कि जो लोग वहां से ना हटें उनकी अचल संपत्ति न्यायालय को सौंपी जाए। आठवां मुकदमा आप देखिए 1961 में शौकत अली व अन्य 16 लोगों ने श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ पर मुकदमा एडिशनल सिविल जज के न्यायालय में किया था। इसमें मुंसिफ कोर्ट के मुकदमे को रोकने की मांग की गई थी। न्यायालय ने कहा था कि राय कृष्ण दास को जो अधिकार प्राप्त हैं वह अब श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के पास होंगे। नौवां मुकदमा 1965 में आप देखिए श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ ने विपक्षी बुद्धू व खुट्टन के खिलाफ जुडिशियल मुंसिफ के यह मुकदमा दायर किया था और 26 फरवरी 1969 में इसका फैसला हुआ था और इस आखिरी मुकदमे में जन्म स्थान की जमीन पर किराएदार बुद्धू आदि पर जलकर नहीं देने का आरोप था और फैसला श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ के पक्ष में आया था। और अब तक दायर हो चुके हैं ये बाद रंजना अग्निहोत्री का 26 सितंबर 2020 में सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में लंबे थे। इस तरह के कई मामले आप देखते हैं और कई खारिज भी हो चुके हैं। देखते हैं अब क्या होता है आगे। ठीक है, हंगामे पर 14 विपक्षी सांसद से सत्य के लिए निलंबित हुए। संसद की सुरक्षा में सैन्य के मुद्दे पर गरमाई सियासत। विपक्ष गृह मंत्री के बयान की मांग पर अड़ा था। निलंबित सांसदों में 9 कांग्रेस के हैं। निलंबन के बाद आप देखिए बावजूद सदन में बैठे डेरेक का मामला विशेषाधिकार समिति को गया है और तीसरी बार निलंबित हुए डेरेक ने शुरू किया था मूक विरोध। ये आप लोगों को क्या बताओ कि मतलब क्या रहता है कि अगर आप देखेंगे कि कार्यवाही में अगर विरोध या अड़चन डालता है ना कोई, तो आप देखते हैं उसे निलंबित किया जा सकता है। राज्यसभा के सभापति कह लीजिए आप लोग, उपराष्ट्रपति साहब होते हैं जो वो कर सकते हैं, उनके पास शक्ति होती है। कांग्रेस सांसद की टैक्स चोरी का हिसाब लगा रहे हैं आयकर अधिकारी। ये धीरज साहू जो आप देखते हैं कि ठिकानों पर चला ना 351 करोड़ से अधिक की संपत्ति नकदी मिली, उन्हीं की बात हो रही है। महिला टेस्ट क्रिकेट 88 वर्ष बाद पहले दिन बने 400 से ज्यादा रन। ये सेंसेक्स आप देखिए 70,584 70,514 $4.26 ट्रिलियन के उच्च स्तर पर कंपनियों का पूंजीकरण पहुंचा। 3.83 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है निवेशकों की संपत्ति में। 70,057 के स्तर को सेंसेक्स ने 11 सितंबर को छुआ था, लेकिन तेजी से बरकरार नहीं रख सका था। कारोबार के अंत में 69,928 पर बंद हुआ था। 21,037 के स्तर को निफ्टी ने 11 सितंबर को छुआ था, लेकिन बाद में 20,000 आप देखते हैं 997 के स्तर पर बंद हुआ था। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की सुगबुगाहट, शामिल हो सकते मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह। ये आपने देखा है कि मध्य प्रदेश में अभी चुनाव हुए थे, उसके बाद आप देखिए रिजल्ट आया, मुख्यमंत्री बने मोहन यादव। देखिए ये मध्य प्रदेश है, भोपाल इसकी राजधानी है। 1 नवंबर सन 2000 में इसी से अलग करके आप देखिए छत्तीसगढ़ राज्य बना था और इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिलेगी। तो ये पहले चीफ मिनिस्टर थे, फिर आप देखते हैं अब इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर रहे हैं।
तो इनकी पदोन्नति हुई है, क्या हुआ है ये तो आप ही बता सकते हैं। जीवन बीमा पॉलिसी सरेंडर करने पर नहीं होगा ज्यादा नुकसान। जीवन बीमा कराने वालों को समय पूर्व पॉलिसी सरेंडर करने पर ज्यादा राशि मिल सकती है। और एडा का प्रस्ताव कि नॉन लिंक्ड जीवन बीमा पॉलिसियों के ग्राहकों को पॉलिसी सरेंडर करने पर उचित रिटर्न देने की व्यवस्था होगी। अब चंद्रमा की सतह से नमूने लाने का लक्ष्य रखा है। सोमनाथ कह रहे हैं, राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में गुरुवार को राष्ट्रपति भवन विमर्श श्रृंखला में व्याख्यान देते हुए इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि इसरो अब चंद्र सतह से नमूने सैंपल लाने पर विचार कर रहा है। और इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, और ये हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है। और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, कर्नाटक में। महिला वोटरों के पास होगी चुनावी जीत की कुंजी। एसबीआई की रिपोर्ट में दी गई यह जानकारी। विभिन्न योजनाओं से सुधरेगी महिलाओं की आर्थिक स्थिति। और 2014 की आम चुनाव तक देश के कुल वोटरों में 49% महिलाओं की संख्या होगी। 2049 तक देश के कुल वोटरों में महिलाओं की संख्या 55% हो जाएगी। एक बात आप खुद देखिए कि आधी महिलाओं की आबादी है, और अगर आप देखिए कि उन्हें आप लेकर नहीं चलेंगे और वो एक तरफा वोट डाल देंगी एक ही पार्टी को, तो आप देखिए वो पार्टी जीत जाएगी, पुरुष कुछ भी करते रहे। तो यही मध्य प्रदेश में हुआ, यही राजस्थान में, यही छत्तीसगढ़ में हुआ, यही कहा जा रहा है। ठीक है, ये अब जाल अंसारी की दोस्ती निलंबित, फिलहाल बने रहेंगे सांसद, लेकिन सदन में नहीं ले सकते हिस्सा, मतदान का अधिकार भी नहीं है इन्हें। आप देखेंगे अब जाल को किसी तरह का आर्थिक लाभ या भत्ते का अधिकार भी नहीं है। ये आप देखते हैं कि गैंगस्टर एक्ट में 4 साल की कारावास की सजा होने के बाद इनकी संसद सदस्यता आरोप हुए थे ना, भाजपा के सांसद हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को में आप देखिए अपील की हुई थी, तो वहां से इन्हें छूट मिली हुई है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। सड़क पर उतरी 500 और इलेक्ट्रिक बसें। अधिकारियों की अनुमति से हो रहे अनधिकृत निर्माण से कोर्ट अनभिज्ञ नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नगर निगम के 3 अधिकारियों को अवमानना का दोषी करार दिया है। आदेश का पालन नहीं होने पर कारण बताओ नोटिस कर पूछा, क्यों नहीं किया जाए दंडित। एक तरह से आरोप लगाना बहुत आसान, सीजीआई कह रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन का केस दूसरी पीठ में भेजने पर स्पष्ट की स्थिति। मामले की लिस्टिंग को लेकर विवाद उठाए जाने पर जताई नाराजगी। और देखिए, अगर हम लोग बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च अदालत है हमारी। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। रेलवे को 3000 करोड़ यूनिट बिजली की होगी जरूरत। कौन कह रहा है? वैष्णव साहब कह रहे हैं, हमारे केंद्रीय रेल मंत्री है ना। ईडी ने 1 लाख करोड़ से अधिक अपराध आय जब्त किए हैं। ये आप देखते हैं कि जितेंद्र सिंह संसद में आप देखते हैं बता रहे हैं, ये आंकड़े दे रहे हैं। सड़क मंत्रालय की बजटीय आवंटन में 9 गुना बढ़ोतरी हुई। नितिन गडकरी साहब बता रहे हैं। विदेश में नौकरी देने वाले गैर पंजीकृत एजेंटों के झांसे से रहे सावधान। विदेश मंत्रालय ने कहा है, भारतीयों को दी गई एडवाइजरी में कहा, नौकरी की आड़ में धोखा बढ़ा है। ऐसे एजेंट पूर्वी यूरोपीय देशों, खाड़ी, इजराइल, कनाडा, म्यांमार में सक्रिय है। और आप लोगों को देखते होंगे कि तरह तरह की लालच दी जाती है। यही भारत में आप देखिए, हम नौकरी लगवा देंगे, हमें इतना पैसा दीजिए। तो इस तरह से सावधान रहा करिएगा, देख लिया करिएगा पहले। कई लोग फंस जाते हैं। जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा भी भारत के लिए जरूरी है। ये हमारी मुर्मू साहब कह रही हैं, राष्ट्रपति साहिबा। कहा, जीवाश्म ईंधन पर कम हो रही है देश की निर्भरता। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने जिम्मेदारी से किया काम है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती की गाइडलाइन बनाने पर हो रहा है विचार। आप देखेंगे, भारत निर्मित रक्षा उपकरणों पर ओमान की नजर। द्विपक्षीय यात्रा पर आज दिल्ली पहुंचेंगे ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक। कारोबारी रिश्तों को बढ़ाने के साथ ही आप देखिए पेशेवरों को भेजे जाने पर होगी बातें। आप देखिए, 2018 में जब अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान की यात्रा की थी, तभी दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को मजबूत करने पर सहमति बनी थी। इसमें डोनाल्ड टस्क को पोलैंड के प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री साहब ने आप देखते हैं कि बधाई दी हुई है। पीएम बीजेपी के तहत
ग्रामीण इलाकों में 35 करोड़ सैनिटरी नैपकिन बेचे गए हैं, मांडविया कह रहे हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं। दूषित जल की समस्या का समाधान करे आईआईटी, कहा अनुसंधान मानव विकास और सामाजिक समस्याओं के समाधान पर केंद्रित हो, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के गठन की सराहना की गई है। और आप देखिए 2019 में देश इस सूची में 52वें स्थान पर था, लेकिन इस साल आप देखिए 40वें स्थान पर रहा है। ये अनुदान आयोग यानी कि देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की को देश में अनुसंधान परिदृश्य को मजबूत करने के लिए एक खाका तैयार करना चाहिए। समिति ने इस पर खुशी भी जताई। भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में अपनी स्थिति काफी बेहतर की है, सुधार हुआ है। अब आप देखिए राजनीति की खबरें हैं। चुनाव हो गए, अब 24 के चुनाव के लिए तैयारी चलने लगी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 24 में लोकसभा के चुनाव है ना, 543 सीटें हैं और उनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और अगर आप लोग 25 साल के हो चुके हैं तो चुनाव भी लड़ सकते हैं। अभी संसद में 2 लोगों ने उत्पाद मचाया था ना, उन्हीं की लेकर बातें हो रही कर। कुछ बाहर भी आप देखते हैं कि लोगों ने उत्पाद मचाया था। इन धाराओं में दर्ज हुआ है इन पर कि यूएपीए की धारा 16/18 में, 120 में आपराधिक साजिश रचने में, 452 में सेंध लगाना, 153 में उन्माद पैदा करना, 186 में लोक सेवकों के कार्यों में बाधा डालना, 353 में लोक सेवक के साथ मारपीट करना। बेअदबी की घटना के लिए सुखबीर ने मांगी माफी, का अफसोस है कि साजिशों को समझ नहीं सके, पार्टी छोड़ने वाले पंथक नेताओं से लौटने की अपील याद देखेंगे। शिरोमणि अकाली दल के बादल के अध्यक्ष है ना सुखबीर सिंह बादल, उन्हीं की बात हो रही। आतंकी फंडिंग में एड्रेस इस्तेमाल, पाकिस्तानी नंबरों का मेटा से मांगा आईपी एड्रेस। व्हाट्सएप की सुरक्षा देने वाली कंपनी मेटा को ईमेल भेजकर मांगा गया नंबर का ब्यौरा। ये पाकिस्तान हर संभव कोशिश करता रहता है कि भारत में अशांति फैली रहे। टैगोर जीवित नहीं वरना उन्हें भी आरोपित बना देते, हाईकोर्ट कह रहा है। विश्व भारती के पूर्व कुलपति के विरुद्ध थाने में दर्ज मामले पर न्यायाधीश ने जताया क्षोभ। और विद्युत चक्रवर्ती के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई पर लगाई गई रोक, आप देखेंगे। यहां भी आप देखते हैं कि विवाद चल रहा है। ग्रामीणों को मिल रहा है शुद्ध जल और बच्चों को क्लास में बनाया जा रहा है स्मार्ट। देख लीजिए, बिहार के मुजफ्फरपुर की भरथीपुर पंचायत में शहर जैसी आधुनिक सुख सुविधाएं हैं। ये तो मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ, स्मार्ट क्लास में पढ़ाई स्मार्ट, कि अगर आपका सरपंच ईमानदार है तो आप देखिए बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, लेकिन उसकी शर्त है कि सरपंच ईमानदार होना चाहिए, आपका प्रधान ईमानदार होना चाहिए। अब आप देखें ये संपादकीय पाठ है, ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में काफ़ी मदद पहुंचाता है। तो ये भी देख लिया करिएगा, पढ़ लिया करिएगा, समझ रहे हैं। ये चुनावी सफलता का सिद्ध मंत्र, ये आप देखिए नरेंद्र मोदी ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि आमजन से जुड़े वास्तविक मुद्दों की पहचान कर उनका प्रभावी समाधान किया जाए तो जनता आपको सिर आंखों पर बैठाएगी।
चलिए आप लोग पढ़ सकते हैं, वही राजनीति की बातें हो रही है पूरे। आप देखिए समय समय पर नेताओं ने जनता को बड़े सब बाग दिखाए, लेकिन उससे सबसे बड़ा झांसा पिछली सदी के 8वें दशक में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के नारे से दिया था। फिर आप देखते हैं 2014 में प्रधानमंत्री साहब ने वो 15 लाख की बात भी की थी। वो भी बातें चलती रहती हैं, चलिए छोड़िए। कांग्रेस के लिए कठिन होती राय, आंकड़े दर्शाते हैं कि दोबारा सत्ता में आने के लिहाज से कांग्रेस का प्रदर्शन भाजपा और क्षेत्रीय दलों के मुकाबले खराब रहा है। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की बात हो रही है। देखिए ये सब आप लोग बताया करिएगा, क्या सोचते हैं आप लोग इस पर, ठीक है, पढ़ लिया करिएगा। टेलीग्राम पर इसकी PDF डाल देंगे, तो इन्हें अगर आपकी दिलचस्पी है राजनीति में तो पढ़ सकते हैं। तब से तृप्ति, आज की तेज रफ्तार जिंदगी मनुष्य को अशांति, असंतुलन, तनाव, थकान तथा चिड़चिड़ाहट की ओर धकेल रही है और जिससे अस्त व्यस्तता बढ़ रही है। ऐसी विषमता एवं विसंगतिपूर्ण जिंदगी को स्वस्थ तथा ऊर्जावान बनाए रखने के लिए संयम, तप एवं रामबाण दवा है। चलिए उसी की बातें, अच्छा कॉलम लिखा जाता है। काशी के बाद अब मथुरा की बारी आ गई। तो आप देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद के परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग को स्वीकार कर अयोध्या एवं काशी शरीफ के एक और विवाद के समाधान का मार्ग प्रशस्त किया है। और यह तय सा है कि इस मामले के प्रतिवादी हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन वहां से उन्हें कोई राहत मिलने की आसार नहीं है, क्योंकि आप देखिए काशी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की किसी तरह के सर्वेक्षण को वह अपनी सहमति प्रदान कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि धार्मिक स्थलों की यथास्थिति बनाए रखने वाला 1991 का अधिनियम इसकी जांच परख को निषेध नहीं करता है। किसी स्थल का मूल स्वरूप क्या था, इस अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है, क्योंकि यह इतिहास की गलतियों पर पर्दा डालने और सत्य की अनदेखी करने वाला कानून है। सभी धार्मिक स्थलों को 1947 वाली स्थिति में बनाए रखने की पैरवी करने वाला यह अधिनियम एक तरह से यही कहता है कि अतीत के अत्याचारों से आंखें मूंद ली जाए। इस विवादित अधिनियम की न्याय और सत्य की कसौटी पर परख आवश्यक है। पहले अयोध्या फिर काशी, अब मथुरा के मामले में उच्चतम न्यायालयों के निर्णय यही संकेत करते हैं कि न्यायपालिका इस बात को समझ नहीं रही है कि इतिहास से हमें जो समस्याएं मिली हैं उन्हें सदैव के लिए यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता है, और न ही ऐसा करके यह माना जा सकता है कि देश में सांप्रदायिक सद्भाव बना रहेगा। अच्छा होगा कि खुद को सेकुलर बताने वाले दल और नेता भी इस यथार्थ को समझे कि कटु सत्य से आंखें फेरकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। और विश्व की आप देखेंगे, विश्व के अनेक देशों ने स्वतंत्रता मिलने के बाद सबसे पहला काम गुलामी के प्रतीकों को हटाने मिटाने का किया, लेकिन बाद भारत में उल्टी गंगा बहाई गई है। यह इस हद तक बहाई गई कि आक्रांताओं के नाम वाली सड़कों के नए नामकरण भी नहीं किए गए। अयोध्या के बाद काशी और मथुरा के मामले अदालतों तक इसलिए पहुंच रहे क्योंकि स्वतंत्रता के तत्काल बाद अन्याय और अपमान के जिन किट्टों को दूर करने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए था, वह नहीं किया गया। स्वतंत्रता के उपरांत यह आवश्यक नहीं है कि अनिवार्य था कि जिस तरह सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, उसी तरह बाबर और औरंगजेब तरीके अत्याचारी मुगल शासकों की ओर से अयोध्या, काशी और मथुरा के मंदिरों का ध्वंस कर वहां जो मस्जिदें बनाई गई उन्हें अन्यत्र बनाया जाता। यह देखना दयनीय है कि काशी और मथुरा में खुली आंखों से यह साफ साफ दिखता है, और यहाँ भगवान शिव एवं कृष्ण के नाम पर बने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण किया गया, फिर भी उनके लिए अदालती लड़ाई लड़नी पड़ रही है। आप लोग इस तरह के मुद्दे पर क्या सोचते हैं? धार्मिक सामाजिक मुद्दा अधिक है या राजनीतिक मुद्दा ज्यादा बन जाता है? क्योंकि राजनीति भी खूब होती है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, चीन एवं नेपाल की सीमा से सटा उत्तराखंड सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। बदली परिस्थितियों को देखते हुए यह आवश्यक कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांव किसी भी सूरत में खाली ना हो और उनके वर्ष भर चहल पहल बनी रहे। दरअसल सीमावर्ती गांवों के लोग इस प्रकार से सुरक्षा प्रहरी की भूमिका निभाते हैं। सीमा पर होने वाली किसी तरह की गतिविधि का या हलचल की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों तक ग्रामीणों के माध्यम से ही पहुंचती है, और इन सबके दृष्टिगत केंद्र सरकार ने सीमावर्ती गांवों को जीवंत बनाए रखने के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू किया। इसमें उत्तराखंड के 5 विकास खंडों मनुस्यारी, धारचूला, कनाली, चीना, पिथौरागढ़, जोशीमठ, चमोली एवं
भटवाड़ी उत्तरकाशी के 51 गांव भी शामिल हैं। इनके लिए तैयार कार्य योजना में आजीविका विकास, पर्यटन, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर, कृषि, बागवानी, पशुपालन, कौशल विकास, उद्यमिता समेत अन्य बिंदु समाहित हैं। और 66 योजनाओं के आप देखिए 510 कार्यों के माध्यम से इन गाँवों की 33,000 से अधिक की आबादी को लाभान्वित किया जाना है। और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत आप देखिए इन गाँव के लिए 758 करोड़ रुपए की कार्य योजना प्रस्तावित है। और इसमें 586 करोड़ रुपए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, 118 करोड़ केंद्र सहायतित योजना और 54 करोड़ रुपए की उपलब्धता राज्य से होगी। अब इन गांव के लिए केंद्र से बजट मिलते ही योजनाओं को धरातल पर उतारने की तैयारी है। इसके लिए मशीनरी कमर कस चुकी है। निश्चित रूप से सरकार इस मुहिम से सीमांत गाँवों को जीवंत बनाया जा सकेगा, लेकिन इस राह में चुनौतियां भी कम नहीं है। एक तो सीमावर्ती क्षेत्रों का विषय विषम भूगोल और उस पर स्थानीय स्तर की तमाम चुनौतियां हैं। ऐसे में आप देखिए जरूरी है कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को मूर्त रूप देने को हर स्तर पर मजबूत इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ा जाए और साथ ही इसमें स्थानीय निवासियों की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित करनी होगी। हृदय रोग का बढ़ता जोखिम। ये हाल में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट में हृदय रोगों को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं। बता दें कि कोविड महामारी के बाद दुनिया भर में दिल से जुड़ी बीमारियों से मरने वालों की तादाद में काफी इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया कि वर्ष 2021 के मुकाबले 2022 में अचानक होने वाली मौतों की संख्या करीब 11.6% बढ़ी है। 2022 में 56,663 लोगों की मौत अचानक हुई है, जिनमें से आप देखिए 32,410 लोगों की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। अचानक हुई इन मौतों में अधिकतर लोगों की उम्र 45 से 60 साल थी। अचानक हुई मौतों में देश में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। गत वर्ष हार्ट अटैक की वजह से महाराष्ट्र में आप देखिए 12,591 लोगों की जान चली गई है। दिल से जुड़ी बीमारियां काफी खतरनाक रूप से लोगों के स्वास्थ्य पर धावा बोल रही है। हार्ट अटैक के कारणों पर विचार करने के साथ इसका समाधान की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और दिल के दौरे का संबंध बढ़ते बुढ़ापे पे माना जाता था, लेकिन अब अधिकतर लोग उम्र के दूसरे, तीसरे और चौथे दशक के दौरान ही दिल की बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। आधुनिक जीवन में बढ़ते तनाव ने युवाओं में दिल की बीमारियों का खतरा पैदा कर दिया है। युवा वर्ग का इसकी चपेट में आने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। तनाव और आराम तलब जीवन शैली के साथ साथ अनियमित नींद हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के पीछे बड़ी वजह बनती उभरी है। इसके अलावा युवा पीढ़ी में बढ़ता धूम्रपान भी जिम्मेदार है। आजकल की युवा पीढ़ी खान पान के उचित ढंग का ख्याल नहीं करती है, जिससे खाने की गलत आदत का जल्दी शिकार हो जाता है। युवाओं में आप देखिए बढ़ती शराब की लत, वायु प्रदूषण भी जिम्मेदार कारक है। हृदय में खून की आपूर्ति ना होने, हृदय की मांसपेशियों के खराब होने, हृदय की धमनियों में खून का धक्का जमने से हार्ट अटैक आता है। यदि समय रहते पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया जाए तो बहुत हद तक संभव है कि उसे मौत से बचाया जा सकता है। हृदय रोग विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत में हृदय रोग की महामारी को रोकने का एकमात्र तरीका लोगों को शिक्षित करना है, अन्यथा आप देखते हैं कि देश में आने वाले समय में सबसे अधिक मौतें हृदय रोग के कारण ही होंगी। लिहाजा दिल से जुड़ी बीमारियों से बचने के यथासंभव प्रयास करने चाहिए। इसके लिए हम भरपूर नींद ले सकते हैं, प्रदूषण स्थलों से उचित दूरी बनाए रखें, तनाव लेने से बचें, शुद्ध खान पान को बढ़ावा दें, जंक फूड कम से कम उपयोग में लें। ऐसी अच्छी आदतें हमें स्वस्थ जीवन में सुखद भविष्य दे सकती हैं। लेखक टिप्पणी कर रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छा कॉलम, अच्छी बातें लिखी जाती है। ये आप देखिए ये भी टिप्पणियाँ ही रहती है, देख लिया करिएगा, दिलचस्पी हुआ करे तो। सक्षम नेतृत्व तैयार करने की नर्सरी। बीते दिनों दिल्ली में एबीपी का वार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित हुआ है, जिसमें आप देखिए 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। राष्ट्रीय अधिवेशन मंथन और मंत्रणा का ऐसा विशिष्ट मंच है जो विचार विमर्श और रचनात्मकता आदि पर बल देते हुए शिक्षा, समाज तथा राष्ट्र के पुनरुत्थान से जुड़े विषयों पर देश भर की युवा शक्ति को समागम और सहभाग का मूल अवसर और अनुभव देता है। इस संगठन को सक्षम नेतृत्व तैयार करने की पाठशाला भी कहा जा सकता है। एबीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात हो रही है, बीजेपी का सहयोगी माना जाता है, छात्र संगठन है। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। नेताजी की पतंग खरी खरी तंज कसा जा रहा है, कट गई। ईमानदारी के भाषणों के बीच राजनीति का एटीएम, अच्छी बात है। सरदार पटेल और नारी शक्ति बंधन कानून। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निगम पार्षद रहते हुए सबसे पहले महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाने का प्रस्ताव रखा था। लिहाजा आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी इस योगदान के बारे में भी समझा जाना चाहिए। बाजार में चौतरफा तेजी से सेंसेक्स और निफ्टी नए शिखर पर पहुंच चुके हैं। थोक मुद्रास्फीति 7 माह के उच्चतर स्तर पर पहुंची। प्याज और सब्जियों की कीमतों में तेज उछाल के कारण तेजी से बढ़ी थोक महंगाई।
और अप्रैल से लगातार शून्य से नीचे बनी हुई थी। अक्टूबर में -0.52% पर थी मुद्रास्फीति। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 23.4% बढ़कर 10.64 लाख करोड़ हुआ है। महिंद्रा ने लॉन्च किया इंटेलिजेंट हार्वेस्टर। लॉजिस्टिक्स लागत 2021-22 में जीडीपी का 7.8 से 8.9% रही है। देश की 95% आबादी के पास बीमा नहीं है। लीजिए, अदानी समूह के पास 45,895 करोड़ की नकदी है। फेयर प्ले पर आईपीएल 2023 के प्रसारण मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। मुंबई में विज्ञापन कंपनी चलाता है आरोपित गुलाम अब्बास मुनी। अभिनेत्री तमन्ना भाटिया को भी पूछताछ के लिए भेजा गया समन इसमें। ये आप देखिए, इजराइल और गाजा में जो लड़ाई चल रही है हमास के बीच, उसी की बातें हो रही है। डेनियल वरेनबोइम और अली अबू अब्बाब को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला है। दोनों इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के अहिंसक समाधान के लिए कर रहे हैं प्रयास। तो ये नाम जरूर याद रखिए, 2023 के लिए है ये। आप देखेंगे कि इसमें अब्बास का जन्म, आप देखते हैं अब्बाद नाम है इनका। अब्बाद का जन्म 1972 में हुआ था। 3 साल तक जेल में रहने के दौरान एक दूसरे से मिलने में असमर्थ अली और उसकी मां ने 17 दिनों की भूख हड़ताल भी की थी। सोचिए। वोकर पुरस्कार के निर्णायक पैनल में भारतवंशी संगीतकार नितिन साहनी। ब्रिटिश भारतीय संगीतकार नितिन साहनी को गुरुवार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। अच्छी बात है। और साहनी ने इंटरनेट मीडिया पर कहा कि वह उस पैनल में शामिल होकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं जो अगले साल 50,000 पाउंड के दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक के विजेता की तलाश शुरू हो रही है ना। लक्ष्य हासिल होने के बाद ही यूक्रेन में शांति संभव है, रूस के राष्ट्रपति साहब कह रहे हैं। G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल करने की भारत की पहल से पेड़ा ले यूएन। भारतीय प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिषद में सुधार की बताई जरूरत। ये आप देखते हैं कि हमेशा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की बात होती रहती है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। G20 की बात करें तो ग्रुप ऑफ 20 की बात कर रहा हूं मैं, और इसकी स्थापना की बात करें तो 26 सितंबर 1999 में हुई थी इसकी स्थापना। 2008 में पहला इसका शिखर सम्मेलन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और आप देखते हैं कि ये इसमें 21 सदस्य आपको देखने को मिलते हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और अफ्रीका संघ देखने को मिलेगा आपको। यूएन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही, यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। यूएस में आप देखें, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी भी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। और न्यूयॉर्क शहर यूएसए में इसका भी हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसमें 15 सदस्य हैं, जिसमें आप देखिए 5 तो स्थायी सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, और 10 अस्थायी सदस्य देखने को मिलते हैं। और जो 5 स्थायी सदस्य हैं ना, इन्हें विशेष पावर मिली हुई है। कोई प्रस्ताव अगर पास करवाना है तो इन 5 को सहमत होना चाहिए। इन 5 में से अगर एक उसके खिलाफ चला जाता है तो वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाता है। बाइडन के विरुद्ध महाभियोग चलाने को सदन की मंजूरी। बेटे हंटर के कारोबारी को अनुचित ढंग से लाभ पहुंचाने का आरोप लगा है इन पर। 8 भारतीय बैंकरों को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन सम्मान मिला है। भी याद देखिए, लंदन के वित्तीय केंद्र में स्थित प्रमुख भारतीय बैंकों से जुड़े 8 बैंकरों को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया है। यह 13वीं शताब्दी से चली आ रही है और यह उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो लंदन के वित्तीय केंद्र में महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं। पुरस्कार पाने वाले बैंकरों में बैंक ऑफ बड़ौदा के मधुर कुमार, बैंक ऑफ इंडिया के मनीष गुप्ता, भारतीय निर्यात आयात बैंक के अशोक कुमार वर्तिया, साइड बैंक के शाहरुख टिवाड़िया, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के राकेश कुमार, आईसीआईसीआई बैंक के लोकनाथ मिश्रा, एसबीआई के सुधीर शर्मा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अरविंद चौधरी शामिल। लंदन के लॉर्ड मेयर माइकल मैनिली ने कहा कि शहर में भारतीय बैंकरों के इस समूह को नामांकित किया करना मेरे लिए सम्मान की बात है। अमेरिकी लोकतंत्र के लिए खतरा है, रामास्वामी रॉ खन्ना कह रहे हैं कि वह असली मुद्दों को लेकर कोई भी समाधान देने में असफल रहे हैं। समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए IANS
कदमत पहुंचा मनीलाए। दक्षिण चीन सागर में चीन से संघर्ष के बीच भारतीय नौसेना का युद्धपोत ये फिलीपींस की राजधानी मनीला पहुंचा है। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है। क्रिकेट को तो आप लोग बहुत पसंद करते हैं। इंग्लैंड के विरुद्ध भारतीय महिला टीम ने 7 विकेट पर बनाए 410 रन, 4 बल्लेबाजों का 50। जय सूर्या बने श्रीलंका के क्रिकेट सलाहकार। भारत को एशियाई युवा रैपिड शतरंज में 4 स्वर्ण पदक मिले हैं। आरआर टीम मालिकों पर जुर्माने की कटौती बरकरार है। हुड्डा की तूफानी पारी ने राजस्थान को फाइनल में पहुंचा दिया है। मेसी हॉलैंड सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर की दौड़ में है। टोक्यो ओलंपिक के पूर्व अधिकारी ने रिश्वत लेने से इनकार किया। गजब। भारत की दृष्टिबाधित महिला टीम ने नेपाल को हराकर जीती सीरीज। चिराग क्वार्टर फाइनल पहुंचे। विश्व के 106वें नंबर के खिलाड़ी भारत के चिराग सेन ने गुरुवार को यहां डेनमार्क के तीसरे वरीय मैडस क्रिस्टोफरसन को हराकर उलटफेर करते हुए उड़ीसा मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। महिला डबल्स में अश्विनी और तनिषा की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। घर का बच्चा बिगड़ जाए तो उसे सीधे मार नहीं देते, हाईकोर्ट का राय। भीमताल में आदमखोर वन्यजीव को मारने के आदेश पर रोक। कहा बिना पहचान कैसे दिया आदेश। हिंसक वन्यजीव को मारने के लिए विभाग की संतुष्टि की जरूरत है, किसी नेता के आंदोलन की नहीं। ये सब अयोध्या में भव्य राम मंदिर की तैयारी चल रही है। ये मृत पति के संगीत शुक्राणु से 48 वर्ष की उम्र में मिला मातृत्व सुख। अब आप देखिए उन्होंने विट्रो फर्टिलाइजेशन से रामपुर हार्ट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में संतान को जन्म दिया है। सयोदेव महादेव धाम बनारसी के उमराहा में बेगम योग इस संत समाज की ओर से सौरवेद महामंदिर बनाया जा रहा है। यहां आप देखिए जनरल नॉलेज की खबरें मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट भी से। मृत्यु के 19 वर्ष बाद हुआ नेपोलियन बोनापार्ट का अंतिम संस्कार। 1840 में आज ही के दिन फ्रांस में फ्रांसीसी शासक नेपोलियन बोनापार्ट का अंतिम संस्कार हुआ था। और आप देखिए उसकी मृत्यु 1821 में ब्रिटिश स्वामित्व वाले द्वीप सेंट हेलेना में हुई थी। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच राजनीतिक संघर्ष के कारण नेपोलियन के अवशेषों को वापस फ्रांस में स्थानांतरित करने में 19 साल लग गए। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी विजयालक्ष्मी। 1953 में आप देखिए आज ही के दिन विजयालक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र की अध्यक्ष चुनी गई थी। इस पर पहुंचने वाली वो दुनिया की पहली महिला थी। वह स्वतंत्र पूर्व भारत 1937 में कैबिनेट पद संभालने वाली भी पहली महिला थी। उन्होंने कई देशों में भारतीय राजदूत के रूप में भी काम किया था। भारतीय फुटबॉल के सबसे बड़े खिलाड़ियों में शुमार हैं बाईचुंग। फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया का जन्म 1976 में आज ही के सिक्किम में हुआ था। 16 साल की उम्र में ईस्ट बंगाल क्लब में शामिल हो गया। 1995 में थाईलैंड के विरुद्ध भारत की राष्ट्रीय टीम के पदार्पण किया। उनकी कप्तानी में भारत ने 3 बार सेफ कप और 2 बार नेहरू कप और 2008 में एफसी चैलेंज कप जीता था। 1999 में वरी एफसी में शामिल होकर इंग्लैंड स्थित फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाले पहले भारतीय बने थे। भूटिया के नाम घरेलू फुटबॉल में एक मैच में सर्वाधिक व्यक्तिगत गोल 5 करने का रिकॉर्ड दर्ज भी है। फील्ड ऑफ लाइट न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के निकट फ्रीडम प्लाजा में पब्लिक आर्ट इंस्टॉलेशन फील्ड ऑफ लाइट आप लोगों को देखने को मिल रही। हीमोफीलिया ए और बी का इलाज एक ही दवा से होगा। राहत हीमोफीलिया में खून का धक्का नहीं बनता, जोड़ों में रक्तस्राव से सीडो ट्यूमर बनता है। और हीमोफीलिया ए बी के लिए अलग अलग फैक्टर 8 और फैक्टर 9 दवा लेनी होती है। नई दवाओं से बेहतर हुई जीवन की गुणवत्ता, ये सब कहा जा रहा है। पार्किंसंस में आंत और दिमाग के बीच संबंध को किया उजागर, यह अनुसंधान कह रहा है। विज्ञानियों ने हीरे जैसा कठोर यौगिक बनाया। शानदार नजर आई आसमानी आतिशबाजी, विज्ञानियों और खगोल प्रेमियों ने देखी आकर्षक खगोलीय घटना। उल्कावृष्टि का शानदार दृश्य है ये बुधवार मध्यरात्रि में। अमेरिका में डोनेशन बिन में मिले एयर जॉर्डन के जूते।
ये मूवियों से जुड़ी खबरें रहती हैं, देख सकते हैं। इस तरह से आप देखें, ये है न्यूज़पेपर की कहानी। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो, तो ज़रूर आप लोग बता सकते हैं।